किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में मंगलवार को राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस अवसर पर डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, पशुपालकों को सहकारिता से जोड़ना है सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक। सिक्किम के कृषि मंत्री पूरण कुमार गुरंग ने शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। खरीफ और रबी सीजन में अच्छी उपज और सीजन में बढ़िया बुआई से खाद्य वस्तुओं की महंगाई घटने के आसार। ग्रामीण इलाकों में वस्तुओं की बनी हुई है अच्छी मांग, शहरी इलाकों में घट रही है बेरोजगारी। तमिलनाडु में फेंगल साइक्लोन को देखते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। 3 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। सड़कों पर भरा पानी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात करने का निर्देश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। मौके पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के योगदान को भी याद किया गया। ये दूध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की सोच थी कि भारत दूध उत्पादन में पहले पायदान पर पहुंचा। दूध उत्पादन ने सहकारिता के जरिए उद्योग का रूप ले लिया, जिससे 10 करोड़ लोग सीधे जुड़े हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना है, उन्नत नस्लों के साथ कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना और पशुपालकों को सहकारिता से जोड़कर संगठित क्षेत्र में लाना है। हमारा देश भारत विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा विश्व में अगर दूध उत्पादन कहीं होता है तो हमारे देश में होता है। हमारा प्रतिवर्ष जो दूध उत्पादन का दर है वो 6% प्रतिवर्ष की दर से हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर 3 श्रेणियों में गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन को सम्मानित किया गया। और इन 3 श्रेणियों में विजेताओं को 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए दिए गए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से पुरस्कारों को शामिल किया गया। सबसे पहले मेरे पास में 4 पशु थे, जो मतलब ये प्रेरणा मेरी मम्मी से मिली, मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने पशु बढ़ाए और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद भी हमारा ये एक बहुत अच्छा रोजगार का बहुत अच्छा साधन आज हमारे लिए जीवन में हमारे लिए कामयाब है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सहकारिता से दूध उत्पादन में नई श्वेत क्रांति आई है, लेकिन अभी भी देश के 5 लाख गांवों को सहकारिता से जुड़ी मंडियों से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। अभी भी 5 लाख गांव में दूध मंडियां नहीं है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह साहब, जो सहकार मंत्री भी हैं, उन्होंने ये विजन दिया कि अगले 5 से 10 साल में जो बाकी के 5 लाख गांव हैं, उसमें से 2 लाख गांव में इस तरह की दूध मंडियां बनाई जाए, सहकारी मंडियां बनाई जाए। पैक्स को भी डेवलप किया जाए, जहाँ कोऑपरेटिव डेयरी पॉसिबल नहीं है, पैक्स के थ्रू उसका काम हो। पर मैसेज ये है कि हर जो गांव अभी जुड़ा नहीं है सहकारिता में, वहाँ पे संगठित क्षेत्र यानी सहकारी डेयरीज के माध्यम से दूध इकट्ठा किया जाएगा, तो काफ़ी सारी महिलाओं इसके मेंबर्स बनेंगी, उनको भी फायदा होगा।
इस मौके पर दूध उत्पादन में इजाफा, डेटाबेस तैयार करने और पशु के वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। मौके पर पूरे देश में बाइक रैली के जरिए डेयरी और सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जुटे युवाओं को सम्मानित भी किया गया। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। हालांकि पशुपालन का ये क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। सरकार की ये मंशा है कि इस क्षेत्र को भी संगठित क्षेत्र में लाया जाए ताकि पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कैमरामैन मोंटी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खरीफ सीजन में अच्छी उपज और रबी सीजन में बढ़िया बुआई की संभावना से खाने पीने की चीजों की महंगाई घटने के आसार हैं। ग्रामीण इलाकों में वस्तुओं की अच्छी मांग बनी हुई है और शहरी इलाकों में बेरोजगारी घट रही है। आयात के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में वस्तुओं की जोरदार मांग बनी हुई है, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में ये जानकारी दी। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरियों में मजबूत वृद्धि हुई है और संगठित क्षेत्रों में युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं देश में रिटेल महंगाई की दर अक्टूबर में 6.21% रही, जो कि 14 महीनों की सबसे उच्चतम स्तर था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक मोर्चे पर अनिश्चितताओं सहित कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन आने वाले महीनों में देश की अर्थव्यवस्था का हाल अच्छा रहने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने तथा उन्हें शीघ्रता से हल करने के लिए राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसके क्रम में केंद्रीय मंत्री ने कृषि भवन में सिक्किम के कृषि मंत्री पूरण कुमार गोरंग के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और कृषि क्षेत्र का हित सर्वोपरि है तथा केंद्र सरकार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिक्किम में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती व अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जैविक खेती व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस बैठक से केंद्र और राज्य के बीच रिश्ता मजबूत होगा और भरोसा बढ़ेगा। बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम कर रही हैं। जेके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से उन्होंने मसाला उत्पादन इकाई का आरंभ किया है। इससे महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM की मिशन निदेशक डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने JKRLM के तहत चल रही पहलों की समीक्षा की और लखपति दीदियों के साथ बातचीत भी की, जिन्होंने अपनी सफल पहलों के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की है। स्वयं सहायता समूह ASHG के एक सदस्य ने बताया कि मसाला उत्पादन इकाई में काम करने वाली महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और उनकी आय में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसमें हमारी बहनें काम करती हैं, इनको हम रोज़गार प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी सेल होती है, होलसेलर्स वगैरह ले जाते हैं, ये सेल करते हैं। हम सेल करके जो हमारी मतलब के बचत होती है उसमें से हम इनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इनके घर के रोज़गार अच्छे चल रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ने से मतलब कि हमारी बहनें ना आगे निकल गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं। इसमें तो हमारी बहनें लाखपति दीदीज भी बन गई हैं। मतलब कि हमारी महीने की सोर्स ऑफ इनकम इसमें 60-70 हज़ार रुपये हो जाती है अर्निंग, और साल की आप देखें तो लाखों तक चली जाती है। अगर हम साल का अगर हम इसमें करें तो हम चाहते हैं कि ये हमारा और अच्छे से हो और हमारी मशीनें वगैरह लग जाएंगी। काफ़ी अच्छा बड़ा यूनिट लगने वाला है। ये हमारी बहनें इसमें काम करती हैं, ये सारी ये आती हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे खुद ही ये है कि जैसे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई हल्दी उगा रही है, कोई धनिया है, मिर्ची है, ये हम मतलब के नेचुरल ऑर्गेनिक लेते हैं। सारा अपना लेके मटेरियल लेके ग्राइंड करके वो हम पैकेजिंग करते हैं। हम इसमें कोई मिलावट नहीं करते। आप पहले महीने बहुत अंदर घुटती थी कि आज कहाँ से पैसा आए, कहीं से कुछ हो, तो कहीं से कुछ उनके पास नहीं था। आज इतना है कि हमारी ये मैम है, हमें बहुत चीज़ें सिखाते हैं, ऐसे करो, कोई कपड़ा सिलाई करो, कोई अचार डालो। तो हर चीज़ आजकल मिट्टी भी बिकती है, इतना है कि मिट्टी भी बिक रही है। तो हम यही बोलते हैं इस मैम का थैंक यू कि हमें ये चीज़ इन्होंने सिखाई है। हमें आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं बताई कि ये भी कोई है।
जो लेडीज है आपको पता है कश्मीर की महिलाओं की ये पहल आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। इन महिलाओं ने अपनी हिम्मत और हौसले से ये साबित कर दिया है कि जब दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो इसके आगे हर एक दीवार छोटी पड़ जाती है। जो लेडीज है आपको पता है उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है एक घर से जब दूसरे घर लेडीज आती है उसको कितनी, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम लेडीज़ हैं, जब हम पहले थी हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे। 10 रुपये कमाना भी बड़ी बात थी, मतलब कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं थी। जब से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़े हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, हम मतलब कि आगे आ रहे हैं, हमारी मतलब कि इनकम ग्रेट हो रही है। और अच्छे से हम चाहते हैं कि ये जो हमारी बहनें हैं ये सारी घर में थी, बेरोज़गार थी, इनको जब रोज़गार मिला ये खुद आ रही हैं, आगे काम कर रही हैं, फील्ड पे जा रही हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। सर ये सारी मतलब कि सेल्फ डिपेंड है अब। और ठंड का मौसम जानवरों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। इस समय पशुओं में कई बीमारियां होती हैं जिसके चलते पशुपालकों की परेशानी बढ़ जाती है। इन बीमारियों से किस तरह बचाएं, इसके लिए सारी तैयारियां पहले से ही करनी पड़ती हैं। इन दिनों कुछ केस लंपी वायरस के भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पशु रखने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पशु चिकित्सकों का कहना है कि लंबी बीमारी यानी LSD लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी पशुओं में खासतौर पर गाय बैल में होती है। भैंस में इस बीमारी का डर नहीं रहता है। किसी भी वायरल डिजीज के होने से बचाव के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, और है भी तो उतनी कारगर नहीं है। अगर किसी क्षेत्र में एक जगह हुई तो पूरे गांव में ये बीमारी फैलने का डर रहता है। रोकथाम के लिए कुछ समय पहले टीकाकरण का कार्य किया जाना बेहतर है। अगर लंपी बीमारी पशुओं में हो जाती है तो पशुओं को बचाने के लिए इस इलाके में जाने से पहले परहेज करें। अगर चले भी गए हैं तो वापस घर आने पर अच्छे से हाथ पांव धोएं, तभी घर के अंदर प्रवेश करें। इससे आप इस बीमारी का खतरा कम कर सकते हैं। लंपी बीमारी की वजह से पशुओं को तेज बुखार होता है। ये बुखार 4 से 5 दिनों तक रह सकता है। बुखार आने के 1 दिन बाद पशुओं की स्किन पर गोल छल्ले होने लगते हैं। यही आगे जाकर घाव का भी रूप ले लेते हैं। इसे रोकने के लिए हर साल वैक्सीनेशन करवाया जाता है। देश के हर कोने तक विकास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण राजस्थान के बाड़मेर जिले के सुंदरा गांव में देखने को मिला है। आज़ादी के 77 साल बाद जल जीवन मिशन के तहत पहली बार इस गांव में पीने योग्य मीठा पानी पहुंचा है। देखिए डीडी न्यूज़ की बाड़मेर से ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सुंदरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत पहली बार पीने योग्य पानी पहुंचा है। ये पानी सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के माध्यम से 728 किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ तक पहुंचा। पहले यहाँ के लोग खारा पानी पीने को मजबूर थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मीठा पानी उनके गांव तक पहुँचेगा। सरकार के इस कदम से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ऐसा नहीं था कि नहर का पानी इधर आएगा, हमने नहीं सोचा था कि नहीं आएगा। अब ये फिर टांका बनाया, ऐसे बनाया कि बारिश का पानी पकड़ेंगे पियेंगे। ये था, नहर का कोई संभावना हमारे को नहीं। 2 मटका मिलता था वो ले आते, इधर पानी पीने के लिए थोड़ा बहुत रखते थे, बाकी ये पानी यूज करते थे। वो किस लाता तालाब में लाता। पहले पानी की भारी दिक्कत थी। पानी के लिए कुएं खुदवाए, लेकिन उनका पानी बहुत खारा था। बहुत परेशानियां हुई। सिर पर घड़ा उठाकर पानी लाते थे। मेरा मायका बंदरा गांव में है। जब मैं ससुराल में पहली बार आई थी तो कई दिनों तक यहाँ का पानी गले से नीचे नहीं उतरा था। अब सरकार ने हमारी पीड़ा को समझा। अब हमारे घरों तक मीठा पानी पहुँच गया है। सरकार बेचारा नहीं डाला है। सुंदरा गांव को नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। रेगिस्तान के ऊंचे रेत के टीलों को काटकर पाइपलाइन बिछाई गई। रेत के लगातार खिसकने और कई इलाकों में बिजली ना होने जैसी समस्याओं ने काम में काफी रुकावट डाली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने के कारण बाहरी मजदूरों की आवाजाही पर पाबंदियों से भी परियोजना को मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी की जो है सुंदरा बाड़मेर जिले का अंतिम गांव है, वहां तक पानी पहुंचाने की भरसक प्रयत्न किए। और पहले जो DNP का मुद्दा था उसको वन विभाग से क्लियर करवाया। उसके बाद में जो है आगे की प्रोग्रेस हुई। समय लगा लेकिन मंजिल तक पहुंचा।
सैंड ड्यून बदलते रहते थे, वो टाइम था, लेकिन अब जो है परिस्थितियां बदल गई, पानी भी आया और भारतमाला से जो है सड़क का काम भी हुआ। जल जीवन मिशन का उद्देश्य देश के हर गांव तक पेयजल पहुंचाना है। इसी पहल के तहत सुंदरा गांव के लोगों को नर्मदा के मीठे पानी की सुविधा मिली है। यह प्रोजेक्ट न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाने वाला एक बड़ा कदम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु के नागपट्टिनम शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने तमिलनाडु में बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। साथ ही भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली NCR में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी कक्षाओं को ऑनलाइन से हटाकर हाइब्रिड मोड पर करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद बच्चे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में लागू ग्रेड 4 के अन्य नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 25 नवंबर को चने का भाव 6,400 रुपए था। 26 नवंबर को इसमें 400 रुपए की सुस्ती आई और भाव 6,000 रुपए रह गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां भी चने की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 25 नवंबर को चने का भाव था 7,850 रुपए, जो कि 26 नवंबर को 150 रुपए लुढ़क कर 7,700 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 25 नवंबर को चने का भाव रहा 6,125 रुपए, जो 26 नवंबर को 200 रुपए उछलकर 6,325 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 25 नवंबर को चने का भाव 7,360 रुपए था। 26 नवंबर को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 7,370 रुपए हो गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मजबूती का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मोडासा मंडी में मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 25 नवंबर को मक्का का भाव 2,470 रुपए था, जो 26 नवंबर को 105 रुपए चढ़कर 2,575 रुपए क्विंटल हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 25 नवंबर को मक्का का भाव 2,900 रुपए रहा। 26 नवंबर को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 3,000 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 नवंबर को मक्का का भाव 2,250 रुपए था, जो 26 नवंबर को 15 रुपए गिरकर 2,235 रुपए रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 376,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 4,20,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी।
इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान धान की नर्सरी लगा लें। आंध्र प्रदेश में किसान गन्ने के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के किसान अरहर को लीफ वेबर से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली, उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। यहाँ मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए नीम के तेल का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की फसल को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ के किसान हल्दी के खेतों में पानी जमा ना होने दें। आंध्र प्रदेश में किसान कॉफी को सफेद तनाछेदक रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगा लें। आंध्र प्रदेश में किसान काजू के खेतों में भी पानी जमा ना होने दें। यहाँ के किसान काली मिर्च को मुरझा रोग से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़क लें। वहीं यहाँ मिर्च को मुरझा रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही किसान कपास को रस चूसक कीट से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ बैंगन में तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना के किसान अरहर में हेलिकोवर्पा के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में टमाटर में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। तेलंगाना में इस समय सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान हल्दी को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए दवाएं छिड़क लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने आयकर विभाग की PAN 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद सदस्यों ने आज गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत अन्य लोग मौजूद थे।
जाने माने कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे आरोपों को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी समूह ने एक बयान में कहा कि गौतम अडानी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये एक अभियोग है और इस पर अडानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों आरोपों में अडानी का नाम नहीं है। संभल के मौजूदा हालात पर मुरादाबाद कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि इलाके में अवैध हथियारों की रिकवरी की जा रही है और लोग साक्ष्य इकट्ठे करने में पुलिस की मदद भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के मौजूदा हालात पर एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि जिले में रविवार को हुई घटना के बाद पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। संभल मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हार के कारण हताश है, इस कारण वो सरकार को बदनाम करना चाहता है। ऐसे में विपक्ष को जवाब देना चाहिए वो नकाबपोश कौन थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री रायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। सीएम सैनी के साथ कई लोग स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और सड़क की सफाई की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।